बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर के अंदर पिछले 5 से 7 साल के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें नज़र आई है और अगले जो 5 से 7 साल है वो मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। इस कोल्ड वॉर के अंदर जो फोकस है दोनों मुल्कों का वो समुद्री रास्ते हैं, यानी दोनों जो कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि दुनिया के जो समुद्री रास्ते हैं उनके ऊपर कम से कम उनका इतना तो इन्फ्लुएंस हो कि उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, जो ट्रेड इंटरेस्ट्स हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, उसको हरीफ जो कुव्वत है, राइवल फोर्स, वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं वो समंदरों के ऊपर ही बन रही हैं। अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली स्ट्रेटजी यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो भी समंदरों के ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के हवाले से डिज़ाइन की गई है। अब इस वजह से फिर बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल की भी एक अहमियत है, क्योंकि ये वो रास्ते हैं, बे ऑफ बंगाल के रास्ते, जहाँ से दुनिया का 80% ट्रेड गुजर रहा होता है और चाइना का 80% ट्रेड भी यहाँ से गुजर रहा होता है। तो उस हवाले से फिर बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी पहले बांग्लादेश की आपको इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अहमियत नज़र नहीं आती थी। अमेरिकन जो थे वो दूसरे एरियाज़ के अंदर इंगेज्ड थे, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया मेनली। और चाइनीज़ तो इतने ज़्यादा खुल के सामने नहीं आए थे। BRI के लॉन्च होने से पहले वो पांडा डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन अब चूंकि दोनों कुव्वतों ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की हुई हैं, वो पांडा से चले गए हैं वुल्फ वॉरियर पे चाइनीज़, और यहाँ पे ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के ऊपर आ गए हैं, वॉर ऑन टेरर से जंप लगा के। अब ये जो मैंने बात की ना कि बांग्लादेश की अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका एक रिसेंट आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये जो सितंबर का महीना चल रहा है ना, बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना साबित होगा और इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि 33 ईयर्स में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, 33 साल हो गए कि कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो बांग्लादेश आ रहा है। फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है वो 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे होगा बांग्लादेश के अंदर। और उससे भी बड़ा एक इवेंट ये होगा कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है लावरोव, वो भी ढाका आ रहा है। यानी ये बैक टू बैक विजिट्स हैं, और ये जो विजिट्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि शेख हसीना के G20 में जाने से पहले रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने आना है बांग्लादेश, फिर शेख हसीना G20 की मीटिंग के लिए जाएंगी इंडिया, जहां पर वो एज अ गेस्ट इनवाइटेड हैं। और बांग्लादेश वाहिद साउथ एशियन मुल्क है जिसको इनवाइट किया गया है G20 के अंदर। और फिर जब वो वहां से वापस आएंगी तो फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट का यहाँ पे ढाका के अंदर प्रोग्राम मुनक्किद है। नाउ ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इसके बारे में आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री रशिया का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश आ रहा है। इससे पहले कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 1971 में बांग्लादेश बनाए, तब से लेके आज तक पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये इवेंट्स आपको क्लियरली जाहिर कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की और बे ऑफ बंगाल की वो पहले से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले इतनी हाई प्रोफाइल विजिट्स आपको नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब हो रही हैं। अच्छा, एजेंडा ये है, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं तो एजेंडा क्या है? एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे सबसे लगी है वो ये कि रूपपुर पावर प्लांट बांग्लादेश का बन रहा है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो रशियंस बना रहे हैं। और 90% जो है, 90% ये फंडेड है रशियंस की जानिब से। बांग्लादेश उनको बाद में पे करेगा। तो अभी तक जो इसके ऊपर काम स्लोली चल रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं रशियंस के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर काम चल रहा है। तो डॉलर की पेमेंट बांग्लादेश नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी। तो लावरोव की ये जो विजिट होगी बांग्लादेश की, उसके अंदर इस पावर प्लांट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाने का इम्कान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी द पेमेंट टर्म्स। कहा यह जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में पेमेंट के हवाले से कोई मुआहिदा, कोई बात हो सकती है इस विजिट के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ करेंसी के अंदर हो सकता है
कि पेमेंट बांग्लादेश स्टार्ट कर दे रशिया को डॉलर की जगह पे। नाउ दिस वुड बी अ बिग ब्लो फॉर वेस्ट, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार ही डॉलर था। अब देखिए इतना ज़्यादा बेवकूफ़ तो इररिलेवेंट किस्म का हो गया है कि दुनिया सीरियस ही नहीं ले रही। किसी के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम युआन में पेमेंट करेंगे। खुद इंडिया देख लीजिए, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन जब वो तेल उनसे सस्ते दामों ले रहा था रशिया से, और रशिया पे जब डॉलर के इस्तेमाल पे बैन लगा तो खुद इंडिया भी चाइनीज़ करेंसी यूज़ कर रहा है। इंडियन जो कंपनीज हैं वो चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट करके ऑयल ख़रीद रही है रशिया से। तो दुनिया में एक प्रॉपर अल्टरनेट आ चुका है। वो जो पुराना निज़ाम था दुनिया का, वो कब का ख़त्म हो चुका है। उसमें ये होता था कि अगर सैंक्शंस लग गए ना तो हाथ पे हाथ रख के मुल्क बैठे रहते थे, क्या करें, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब देखिए दुनिया किस तरह की हो गई है। कोई मुल्क सैंक्शन खाता है अगर अमेरिका के और वेस्ट वालों के, तो वो अल्टरनेट की तरफ देखता है और अल्टरनेट उसको मिल जाता है। इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द हिंदू, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश गियर्स अप टू होस्ट रशिया लावरोव एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एज शेख हसीना प्लान्स G20 पार्टिसिपेशन। द टू विजिट्स आर यूनिक as the French president is visiting Dhaka after nearly 33 years and Sergei Lavrov is the first foreign minister of Moscow to visit Bangladesh in its history। तो दुनिया बदल रही है। बांग्लादेश की जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनके अंदर एक नई नई तब्दीलियां आपको नज़र आ रही हैं क्लियरली। ये चीज़ें कभी भी नहीं हुई पहले। रशिया देखिए इतना करीबी दोस्त रहा है बांग्लादेश का। ये जो सोवियत यूनियन था उन्होंने ही तो बांग्लादेश बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि रशिया का कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी आया ही नहीं बांग्लादेश। ये सूरत हाल थी बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस की पहले, लेकिन अब वो ओपन हुए हैं, दुनिया के लिए भी ओपन हुए हैं और इंडिया के अलावा दूसरे मुल्कों की तरफ भी बांग्लादेश ने अपनी रीच बढ़ाई है। द हिंदू मजीद कहता है इन ढाका मिस्टर लावरोव इज एक्सपेक्टेड टू मीट मिस हसीना एंड इट इज अंडरस्टूड दैट बोथ साइड्स मे डिस्कस द ऑप्शन ऑफ पेमेंट in a third currency. Paying Russia in US dollar has become difficult for many partner countries because of the international sanctions. In recent months, a few payments to Moscow, like the recent one by Indian oil majors, were made in Chinese yuan. The discussion in Dhaka, therefore, is being keenly watched as it may reflect certain financial and geopolitical trends. According to the sources in Dhaka, Ms. Hasina is scheduled to reach Delhi on September 8 after concluding her discussion with Mr. Lavrov back home and subsequently participate in the G20 engagement। सबसे पहले सुनने में आ रहा था कि ये कोई अजमेर शरीफ की जो दरगाह है इंडिया के अंदर, तो पहले सुनने में आ रहा था कि शेख हसीना शायद वहाँ पर भी जाएं अजमेर की दरगाह पे, लेकिन अब मैक्रोन का दौरा फाइनलाइज हो गया है तो शायद वो स्किप कर दें अजमेर वाली जो विजिट थी वो शायद वो स्किप कर दें और वापस आ जाएं G20 से। और ये जो इवेंट है ना बाय द वे, ये डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की उसके ऊपर भी एक सिग्नलिंग छोड़ेगा अपनी। शायद अवामी लीग वाले ये भी BNP वालों को और जमात वालों को मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं दूसरे भी पावर हैं दुनिया के अंदर, और अमेरिका अगर हमें तंग करेगा तो दूसरे ऑप्शन, दूसरे दरवाजे खुले हुए हैं हमारे पास। अब देखना यह है कि अक्टूबर में शायद हो सकता है ये ऐलान कर दें इलेक्शंस का कि किस डेट को होनी है, तो उससे पहले केयर टेकर का अनाउंसमेंट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अमेरिका अभी तक इन पे दबाव डाल रहे हैं लेकिन अवामी लीग वाले इस दबाव में नहीं आ रहे। तो ये जो अगले 2 महीने हैं ना, सितंबर और अक्टूबर, ये बांग्लादेश की पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है।